नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के विषैले और विषहीन सर्पों में अंतर, डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स ऑफ इंडिया। अधिकतर भारतीय सर्प विषहीन और हार्नी रहित प्राणी हैं। 330 भारतीय सर्पों की जातियों में से समुद्री सर्पों की 29 और स्थलीय सर्पों की 40 स्पीसीज को मिलाकर केवल 69 जातियां विषैली हैं। विषैले सर्पों के सिर में एक विष उपकरण पॉइजनस एपरेटस पाया जाता है और ऊपरी जबड़ों में एक जोड़ी बड़े दांत या विषदंत जिनको फैंग्स कहते हैं। जब वे काटते हैं तो पीड़ित की त्वचा पर विषदंतों द्वारा बनाए गए दो बड़े वृत्ताकार छिद्र हो सकते हैं, परंतु विषहीन दांतों में न तो विष उपकरण होता है न ही विषदंत होता है, और जब ये काटते हैं तो त्वचा पर केवल अनेक छोटे छिद्र छोड़ते हैं। कुछ अत्यधिक सामान्य भारतीय विषैले सर्पों में नाग, करैत, पिट वाइपर्स और समुद्री सर्प होते हैं। उन्हें विषहीन सर्पों से उनकी पुच्छों की आकृति, शरीर पर उपस्थित सल्कों और विसल्कों के आमाप और विन्यास के आधार पर पहचानना सरल है। अब हम एक तालिका में देखते हैं कि किस प्रकार विषहीन और विषैले सर्पों की पहचान की जा सकती है। जैसे कि पुच्छ है, टेल। लक्षण है, कुछ पार्श्वीय संपीड़ित पतवार सदृश पुच्छ है जो कि विषैले सर्पों की होती है। और सर्प कौन सा है? जैसे समुद्री सांप है, हाइड्रोफिश और एनाहाइड्रिस नया। दूसरा, पुच्छ बेलनाकार या शुंडाकार, यह विषैले या विषहीन दोनों में ही हो सकती है। और स्थलीय सर्प है, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रही है पुच्छ, ये सी स्नेक पॉइजनस की पुच्छ है और ये सिलेंड्रिकल, इसमें पॉइजनस और नॉन पॉइजनस दोनों प्रकार की स्नेक्स हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं सल्क की। सल्क है नॉन पॉइजनस की बॉडी के बेली की तरफ यानी उदर की तरफ जो सर्प है, उदर की तरफ उनके बहुत सारे छोटे छोटे बेली स्केल्स यानी काफ़ी सारे स्केल्स होते हैं। और नॉन पॉइजनस दूसरे सर्प के अंतर्गत जो स्मॉल वेंट्रल साइड में जो सल्क होते हैं, जिसको प्रसल्क कहते हैं या विसल्क कहते हैं उनको, ये जो वेंट्रल साइड में होता है, ये बीच में लंबाई में, चौड़ाई में कम और लंबाई में ज़्यादा होता है, और उसके साथ में छोटे सल्कों की श्रेणी पाई जाती है। जबकि कुछ चौड़े जो पॉइजनस और कुछ नॉन पॉइजनस में जो बेली पोर्शन में है, जो इनलार्ज वेंट्रल शिल्ड यानी कि जो सल्क है वो काफ़ी सारे बड़े होते हैं जो पूरे बेली पोर्शन को घेरे रहते हैं। तो इस प्रकार ये आप यहाँ देख रहे हो कि शीर्ष सल्क है, शीर्ष सल्क छोटे होते हैं, सिर त्रिकोणाकार, लोरियल गर्त नहीं है। और जैसे कि अधपुच्छी दोहरे, अधपुच्छी एकल विषैले सर्प में से गर्तहीन वाइपर्स, पिटलेस वाइपर्स। दूसरा है बाइपेरा रसेलाई और तीसरा है एक्स कैरिनेटा। इसी प्रकार शीर्ष सल्क छोटे नासारंध्र और नेत्र के बीच में एक लोरियल गर्त पाई जाती है, विषैले सर्पों में है ज़्यादातर। पिट वाइपर्स में लैकेसिस या एंसिस्ट्रोडन। और बड़े विसल्कों से युक्त शीर्ष लोरियल गर्त नहीं है, जिसमें कि आगे हम दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से इनका ये शीर्ष है। ये पिटलेस वाइपर है, यहाँ पर नेक है, नेक से आगे ये त्रिकोणाकार सिर है। ज़्यादातर जो विष युक्त सर्प होते हैं उनका शरीर त्रिकोणाकार होते हैं, उनमें फन फैलता है ज़्यादातर में। तो ये नॉस्ट्रिल्स है, आई है और स्मॉल सेफेलिक स्केल्स ऑन ट्रायंगुलर हेड, इसमें दिखाई दे रहे हैं, ये साइड व्यू है। इसी प्रकार इसमें ये लोरियल पिट पाई जाती है, ये पिट वाइपर है, पॉइजनस है। हेड इन साइड व्यू, ये आई है, ये नॉस्ट्रिल है, आई है, नो लेटरल पिट वाइप, लोरियल पिट दे रखी है, लार्ज सेफेलिक शील्ड दे रखी है और हेड इन साइड व्यू दे रखा है। नॉन पॉइजनस और पॉइजनस दोनों प्रकार का हो सकते हैं। तो तुंड सल्क में यानी कि अभी हम देख रहे थे सिर पर जो बेली स्केल्स है, बेली स्केल्स हमने पहले देख चुके हैं। जो तुद सल्क जो है
यानी कि बेली स्केल्स, छोटे पृष्ठ सल्कों से अविच्छिन्न विषहीन सर्पों में है। अदरक तुद को ढकने के लिए पूर्णतः चौड़े नहीं, ये विषहीन है ज़्यादातर अजगर या पाइथन। और जो बेली पोर्शन है वो चौड़े तुद को, जो उसकी तौंद होती है, तुद जिसमें लिख रखा है, जो बेली स्केल लिख रहा है, उसको पूर्णतः ढके हुए आगे जिसमें दिखा रखा है, ये पॉइजनस के अंतर्गत है। नॉन पॉइजनस भी है कुछ। अब है कशेरुक सल्क। ये कशेरुक सल्क है जो दिखाई दे रहे हैं नीचे डॉर्सल व्यू में। ये हेक्सागोनल मिड डॉर्सल वेंट्रल वर्टिब्रल स्केल्स, ये करैत है, पॉइजनस में पाए जाते हैं। ये हेड इन वेंट्रल व्यू में दे रखा है, डॉर्सल व्यू है वेंट्रल व्यू में। इसमें नीचे चौथे नंबर का जो है फोर्थ इंफ्रा ऑर्बिटल स्केल इज लार्जेस्ट। इसी प्रकार इसमें ये फोर्थ नंबर इधर है। ये थर्ड सुप्रा ऑर्बिटल शील्ड हेड इन लेटरल व्यू कोबरा, कोबरा में थर्ड है और जो करैत है उसमें फोर्थ है। तो इस प्रकार इनके शील्ड हेड शील्ड पाए जाते हैं। कशेरुक सल्क जो है इस तालिका में देखते हैं। कशेरुक सल्क दीर्घित षटभुजाकार या फोर्थ था और अधओष्ठ सर्वाधिक विषैले बड़ा, इसमें करैत है, बंगिरस है। कशेरुक सल्क दीर्घित नहीं, तीसरा अधिओष्ठ सल्क नेत्र और नासारंध्र को स्पर्श किए विषैले है, जो कोबरा के अंदर होता है, नाजा के अंदर। ग्रीवा फण और फण चिन्ह स्पेसिफिक मार्क होते हैं, जिसमें इस तरीके से कोबरा में एक चिन्ह पाया जाता है। और फण अनुपस्थित तुद प्रबाल धब्बों सहित कुछ प्रबाल सर्प है, कैलीफिस। उपरोक्त लक्षण मान लो ऊपर नहीं है, ये तीसरा और चौथा जो षटभुजाकार दीर्घित सल्क है इनमें नहीं है, तो वो विषहीन सर्प है। तो ये कुछ अंतर है जिनके आधार पर हम इनको पहचान सकते हैं, विषहीन और विषैले सर्पों को। अब हम बात करेंगे विष ग्रंथि और विष कितने प्रकार के होते हैं, विष उपकरण। अब आप इसमें चित्र में स्पष्ट रूप से देख रहे हो कि जो ये इसकी नेक पोर्शन है, ये लोअर जॉ है, जिसको ये अपर जॉ है। ये लोअर जॉ में बहुत सारे दांत लगे हुए हैं, ऊपर के जॉ में बहुत सारे दांत लगे हुए हैं। यहाँ पर ये लूज अटैचमेंट है अपर और लोअर जॉ के बीच में। ये क्वाड्रेट बोन्स होती है और ये फेंज दांत होते हैं यहाँ पर, ये बड़े दांत है, ये दिखाई दे रहे हैं। पैलेट बोन्स, मूवेबल पैलेट बोन भी लगी हुई यहाँ पर। तो ये अपर जॉ, लोअर जॉ। अब हम देखते हैं इसमें इस जगह इनकी जो मसल्स है, जो क्वाड्रेट बोन्स है, उसके साथ मसल्स, लूज मसल्स जुड़ी हुई है। तो जब कोई भोजन अगर इनको निगलना है तो इनकी मुख गुहा काफ़ी भोजन के आकार की साइज की तरफ तक खुल जाती है लगभग। और इनमें दांत जो पाए जाते हैं ऊपरी जबड़े में पाए जाते हैं, इनको फेंस कहते हैं। बाइपर में 2 जोड़ी दांत होते हैं, जबकि कोबरा में 1 जोड़ी दांत होते हैं। ये ध्यान रखने योग्य बात है। 1 जोड़ी रिजर्व है यहाँ पर बाइपर में। तो दोनों दांत दिखाई दे रहे हैं इस जगह से। यहाँ आपको गुलेट निगलने वाली जो जगह है, फिर यहाँ एंटीरियर ग्लोटिस है और लोअर जॉ है, और एक बाइफाइड टंग है। ये ऊपर की तरफ 2 फेंस दे रखे हैं, 2 नुकीले दांत दे रखे हैं। यह म्यूकस मेम्ब्रेन है। ये अपर जॉ है, नॉस्ट्रिल है, लोरियल पिट है और आई है। तो ये विष उपकरण जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसमें ये पॉइजनस ग्लैंड है। पॉइजनस ग्लैंड में से एक नली निकल रही है, इसको पॉइजन डक्ट कहते हैं। ये पॉइजन डक्ट आगे चलकर ये फेंज के साथ में जुड़ जाती है, और फेंज के अंदर एक अलग से जो ऊपर की तरफ से नली निकलती है, जो इस पॉइजन ग्लैंड के साथ जुड़ जाती है। वो नली, पॉइजनस नली नीचे तक आती है और यहाँ साइड में खुलती है। जब ये दांत किसी जीव के अंदर, त्वचा के अंदर जाते हैं, तो दबाव पड़ता है और ये मसल्स है जो कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स है, ये कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स है, ये तेज़ी से इस ग्रंथि को दबाती है, जिसको,
और विष उनसे होता हुआ दांत के साथ में शरीर के अंदर, शिकार के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो इस प्रकार ये विष उपकरण दिखाई दे रहा है। पॉइजनस ग्लैंड, ये पॉइजन डक्ट, और ये फेंज यानी कि नुकीले दांत ऊपर के जबड़े पाए जाते हैं, और साथ में आपको लोरियल पिट दिखाई दे रही है, आँख दिखाई दे रही है, और ये क्वाड्रेट बोन्स होती है यहाँ, जिनका की एक अटैचमेंट होता है। तो विष उपकरण है। तो विष उपकरण देखो, विष ग्रंथि, दूसरा पोर्शन है इसका विष वाहिनी, और तीसरा विष दंत। तो इसमें विष ग्रंथि, दो कोस समान विष ग्रंथियां ऊपरी जबड़े के दोनों ओर एक एक नेत्रों के नीचे और उनके कुछ पीछे स्थित होती है। ये संभवतः रूपांतरित ऊर्ध्व उत्रोष्ट यानी कि सुपीरियर लेवियल या कर्ण पूर्व पैरोटिड ग्रंथियां हैं जो रूपांतरित हो गई है। जाति के अनुसार विष ग्रंथियां छोटी और अंडाकार जैसे कि समुद्री सर्प में, तथा बड़ी और बेलनाकार जैसे कि वाइपर में हो सकती है। प्रत्येक ग्रंथि तंतुमय संयोजी ऊतक द्वारा स्थूल रूप से संपुटित होती है और सामान्यतः एक पंखाकार संकोचक कॉन्स्ट्रिक्टर मसल द्वारा ढकी रहती है, जिसे प्राइटेम्पोरल अथवा चवर्णिका या मैसेटर मसल्स कहते हैं। सर्प द्वारा काटते समय इस पेशी का तनन ग्रंथि से विष को वाहिनी में निष्पीड़ित स्क्वीज कर देता है, यानी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, जोर से संकोचक पेशी होती है। दूसरा है विष वाहिनी। प्रत्येक विष ग्रंथि से एक संकीर्ण विष वाहिनी आगे की ओर बढ़ती है और विष दंत के आधार तक उसकी खांच या प्रणाली में प्रवेश करने को जाती है, यानी कि विष के आधार से एक खोखली संरचना होती है जिसके साथ ये विष जो नली है जुड़ जाती है। विषदंत, मैगजलीय रस्थियों से संलग्न विषदंत कुछ विशिष्ट दांत होते हैं। ये लंबे, वक्र, तेज और नोकीले होते हैं। वे पीड़ित के शरीर में विष प्रविष्ट करने को अधस्त्वक सूचियों यानी हाइपोडर्मिक नीडल्स का कार्य करते हैं। जब एक सक्रिय विषदंत लुप्त या क्षतिग्रस्त हो जाता है तो वह आरक्षित विषदंतों में से एक के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। संरचना और स्थिति के आधार पर विषैले सर्पों में 3 प्रकार के विषदंत पाए जाते हैं। नंबर 1, परिनलिकीय विषदंत यानी सोलेनोग्लाइफस, वाइपर्स और रिटेल सर्पों में प्रत्येक मैक्सिला अस्थि पर सामान्य को एक बड़ा विषदंत पाया जाता है। इसका आधारी भाग आरक्षित और विकासशील होता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, अंधेरे काट है इसमें, पर आप ये एक दांत है विषदंत, संपूर्ण विषदंत। इसमें पॉइजनस ग्रूव ऑफ स्विचोर दिखाई दे रही है और एक डिस्चार्ज एपरेटस है। दांत को और अनप्रस्थ काट में अंधेरे काट में लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन से काटने पर देखते हैं कि इसमें अंदर तरफ तो ये इनेमल पल्प कैविटी दिख रही है और इसके ऊपर ये इनटेक अपर से यानी यहाँ से विष ग्रंथि साई विष नली जुड़ती है और ये नीचे चल के डिस्चार्ज एपर्चर के द्वारा बाहर खुलती है। तो ये पॉइजनस कैनाल है, ये इसका पल्प कैविटी है और ये इनेमल है बाहर का। तो विषदंत होते हैं, इनका आधारी भाग आरक्षित और विकासशील विषदंतों से युक्त एक आच्छद द्वारा सब ओर से ढका होता है। विषदंत मोबाइल होता है, चल होता है। जब मुख बंद होता है तो अंदर की ओर मुड़कर मुख गुहा की छत से निकट स्थित हो जाते हैं। एनेमल द्वारा आश्रित एक खोखली विष प्रणाल पॉइजनस कैनाल विषदंत से होकर चलती है और सिरे पर खुलती है। अग्र विषदंती, नागों, करेतों, प्रबालों सर्पों और समुद्री सर्पों में विषदंत छोटे, मैगजिला के आगे की ओर लगे और स्थायी रूप से सीधे खड़े होता है। प्रत्येक विषदंत अपने पूरे अग्रतल के साथ खांसदार होता है। तीसरा है पश्च विषदंती, कॉल्यूब्राइडी कुल के कुछ वैसेले सर्पों में विषदंत छोटे और मैगजिला पर पीछे स्थित होते हैं तथा प्रत्येक अपने पश्च किनारे के साथ खांसदार होता है। तो इस प्रकार ये विष उपकरण है। अब दंशन प्रक्रिया। विषैले सर्पों की करोटी, स्कल और जबड़े की अस्थियां बहुत लचीली होती है। ये ढीली या चल रूप से संयुक्त होती है जिसमें निगलने या आक्रमण करने की क्रिया में समायोजन की पर्याप्त मात्रा प्रदान होती है। नागों में विषदंत स्थायी रूप से सीधे खड़े होते हैं, परंतु वाइपर्स में बड़े विषदंत मुखबद्ध होने पर उसकी छत से सटे स्थित होते हैं। इसलिए दंशन या काटने की क्रिया को मुख्य उद्देश्य नंबर 1 विषदंतों का उद्घर्षण यानी इरेक्शन, खड़ा होना सीधा, और दूसरा पीड़ित के शरीर में विष प्रविष्ट कराना है। तो विषदंतों का इरेक्शन, उदर्शन। अब इसमें जब एक वाइपर आघात करना चाहता है तो गतियों का एक श्रेणीबद्ध क्रम आरंभ होता है और द्विस्थूल या डाइगैस्ट्रिक पेशियां जो है
वो संकोचन से मैंडिबल को नीचा करता है, जिससे मुख खुल जाता है। और क्वाड्रेट अस्थि का निचला सिरा आगे की ओर हट जाता है, फलस्वरूप यह टेरिगॉइड अस्थि को आगे धकेल देती है, जिससे स्फीनोटेरिगॉइड पेशियों का संकोचन भी सहायता करता है। टेरिगॉइड का आगे की ओर खींचना अनुप्रस्थ या एक्टोटेरिगॉइड को ऊपर धकेलता है। इससे विषदंतों से युक्त मैक्सिला अस्थि अपनी लैक्रिमल अस्थि के साथ कब्जेदार संधि पर 90 डिग्री पर घूम जाती है, जिसके परिणामस्वरूप विषदंत ऊर्ध्वाधर सीधे होकर बार करने की सर्वाधिक प्रभावित स्थिति में होते हैं। विष का अंतक्षेपण। इसके साथ साथ विष ग्रंथि के चारों ओर संकोचक पेशियां, कॉन्स्ट्रिक्टर पेशियां होती है, जो तनन बलपूर्वक उसके विष को विष नली द्वारा विषदंत की नाल या खांच में धकेल देता है, जिससे विष शिकार में इंजेक्ट हो जाता है। जब टेम्पोरल पेशियों के संकोचन से मुख बंद हो जाता है तो उपरोक्त गतियां उलट जाती है और विषदंत शिकार में गड़ जाते हैं, जो मुख में खींच लिया जाता है। साथ साथ ऊर्ध्वाधर विषदंत पुनः क्षैतिज के लिए घूम जाते हैं, और जब शरीर के अंदर विष चल जाता है तो जो शिकार है वो या तो मूर्छित हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। सर्प का विष। सर्प का विष दो प्रकार का है, एक है न्यूरोटॉक्सिक, एक हीमोटॉक्सिक। तो सर्प का विष या जहर सर्पों के सिर में पाई जाने वाले कुछ ग्रंथियों द्वारा स्रावित किया जाता है, और अधस्त्रक्त सूचियों के समान कार्य करने वाले विषदंतों द्वारा काटे हुए शिकार के शरीर पर प्रविष्ट करा दिया जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सर्पों के विष शिकार को पकड़ने और बस में करने के साधन के रूप में विकसित किया हुआ है। यह एक स्वच्छ हल्के पीले या हरे से रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है। यह स्वादहीन, गंधहीन और अम्लीय प्रतिक्रिया वाला होता है। यह एंजाइमों और विशिष्ट टॉक्सिन्स का एक जटिल सम्मिश्रण होता है, और यह पाचक अच्छा पाचक रस है। यह घातक केवल तभी होता है जब रुधिर में मिल जाता है। यह निगला जा सकता है, और यदि मुख या पाचक तंत्र में किसी प्रकार का कोई घाव या कटाव नहीं है तो ये सीधा बिना कोई हानि के विष्ठा के साथ निकल जाता है। यह सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम परमैंगनेट सदृश जो प्रतिकर्मक है उनके साथ में, जो रिएजेंट है उनके साथ में अवक्षेपित हो जाता है, और इसे सुखाकर अपने विषैले गुणों के साथ अनिश्चित अवधि तक रखा जा सकता है। इसे जल, नमक के विलयन या ग्लिसरीन में घोला जा सकता है जब यह समान रूप से विषैला होता है। अब सर्पदंश के लक्षण तथा विष का प्रभाव। विभिन्न सर्पों के विष का अपना विशिष्ट प्रभाव होता है। विषाक्तता की मात्रा और केवल विभिन्न सर्पों में भिन्न होती है, बल्कि एक ही सर्प में विभिन्न परिस्थितियों में भिन्नता भी हो सकती है। काटा हुआ व्यक्ति प्रविष्ट की हुई विष की मात्रा और उसकी विषाक्तता के आधार पर मर सकता है या पुनः स्वस्थ हो सकता है। सर्पों के विषों को तंत्रिका आविसी यानी तंत्रीय आविसी न्यूरोटॉक्सिक और रुधिर आविसी हीमोटॉक्सिक दो श्रेणियों में मानने का प्रचलन है। तंत्रीय आविसी इलेपिड्स उदाहरण नाग, करेत और समुद्री सर्पों के विशेषता सूचक है। ये श्वास पेशियों के पक्षाघात और श्वास रोधों द्वारा मृत्यु का कारण बनते हैं। रुधिराविष हीमोटॉक्सिक वाइपर्स के विशेषता सूचक होते हैं। वे ऊतक क्षय और विस्तृत रुधिर स्रावों का कारण होते हैं। भारतवर्ष में पाए जाने वाले 3 सर्वाधिक सामान्य विषैले सर्पों के विषों में प्रभाव अथवा सर्प के दंश के लक्षण के निम्नलिखित होते हैं। नाग दंश। नाग का विष सर्वाधिक उग्र या विषैला होता है। या तंत्र का केंद्रों और पेशियों, विशेषता श्वसन पेशियों का पक्षाघात करने वाला तंत्रीय आविष होता है। लक्षणों में तीव्र पीड़ा, जलन और कटे हुए भाग में शून्यता हो जाती है, जो नीला या काला सा पड़ जाता है। जो व्यक्ति है उसको चक्कर आने लगते हैं, टांगों में दुर्बलता आ जाती है, नाड़ी की दर का ऊंचा होना, मूकता, स्पीचलेस, लार तथा पलकों का गिरना, तारा यानी प्यूपिल है आंखों की, उसका संकोचन, बमन, उल्टी होना और कष्ट श्वास यानी लेबर्ड ब्रीथिंग की शिकायत, श्वास रोध, एफाइक्सिया अथवा हृदय की सक्रियता की विफलता से कुछ घंटों में मृत्यु हो जाती है। प्रोफेसर के.एन. बेहल ने नाग की विषाक्तता को और ब्रा शब्द से बना समझा। उन्होंने कहा कि नाग विष के स्पाइनल कॉर्ड को और मस्तिष्क या ब्रेन ब्रा प्रभावित होता है। रुधिर का आंतंचन, कॉब और कोगुलेशन ऑफ ब्लड आर कम हो जाता है, जिससे घावों से घंटों भर रुधिर बहता रहता है, और श्वास रोध ए और एफाइक्सिया से मृत्यु हो जाती है, क्योंकि मस्तिष्क के श्वसन केंद्र नष्ट हो जाते हैं। अब
करच सर्वाधिक साधारणतः पाए जाते हैं और भयंकर रूप से विषैले होते हैं क्योंकि उनके विष के काटने की बहुत अधिक मात्रा नाक से तिगुनी इंजेक्ट होती है। लक्षण नाक के काटने के बहुत समान है, लेकिन पीड़ित व्यक्ति आंतरिक रुधिरस्राव के कारण असह्य उदर पीड़ा की शिकायत करता है और आरबीसी का नाश होने लग जाता है। रुधिर लयन यानी हिमोलाइसिस यानी आरबीसी सेल्स टूटने लग जाती है और धड़ तथा बुझाव का पक्षाघात हो जाता है, जिसके बाद 6 से 24 घंटे में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। बाइपर का विष मुक्त है, रुद्राविष है, हीमोटॉक्सिक है, जो परिसंचरण तंत्र को अधिक तीव्रता से प्रभावित करता है। लक्षणों की स्थानीय शोथ और काटे गए भाग में तीव्र पीड़ा के साथ विवर्णन डिसकलरेशन शामिल होते हैं। अत्यधिक ऊतक विनाशक या ऊतक क्षय के कारण घाव से एक लाल तरल स्रावित होता है, जिससे प्राय अंगोच्छेदन आवश्यक हो जाता है। नेत्रों के तारे फैल जाते हैं, नाड़ी दर बहुत अधिक बढ़ जाती है और प्रचुर वमन होता है और व्यक्ति चेतन खो देता है। और बही का प्रेरक केंद्रों वैसोमोटर सेंटर्स के पक्षाघात और प्रचुर रक्तस्राव से निढाल होने के कारण मृत्यु हो जाती है।